एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अब अंतर्राष्ट्रीय शांति आतंक की संतान होगी और अस्तित्व विनाश का जुड़वा भाई। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो आज की वैश्विक शांति किसी नैतिक चेतना या राजनीतिक सद्भाव पर नहीं, बल्कि पारस्परिक विनाश की डर पर टिकी हुई है। मसलन भारत पाकिस्तान में हुए हालिया सैन्य अभियानों को लें। ये सिद्धांत मानता है कि अगर दोनों में से कोई एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं हो तो कार्यवाही एक तरफा हो सकती थी। चर्चिल ने कहा था कि परमाणु डर अब शांति की गारंटी है। लेकिन क्या सिर्फ यही डर आज भी वैश्विक स्थिरता को बनाए हुए है, या 21वीं सदी की सत्ता संरचना में अब कोई नया तत्व प्रवेश कर चुका है? अगर आप सोचते हैं कि परमाणु हथियारों के बाद सबसे बड़ा भू राजनीतिक संतुलन केवल सैन्य बलों से तय हो रहा है, तो शायद आप आज के वास्तविक सत्ता संघर्ष को ठीक से नहीं देख पा रहे। आज हमारी इर्द गिर्द की दुनिया की नसों में जो प्रवाह है, चाहे वो आर्थिक हो, सैन्य हो, संचार हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ निर्भर करता है एक बेहद छोटे लेकिन असाधारण तत्व पर, जिसे हम सेमी कंडक्टर चिप्स कहते हैं। ये वही चिप्स हैं जिनसे आपके स्मार्टफोन, सैटेलाइट, युद्धक विमान और सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं। लेकिन अब ये चिप्स तकनीकी उत्पाद नहीं रहे, ये भू राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। ये चिप्स बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन की तरह ही सिर्फ स्थिरता का नहीं, बल्कि बेचैनी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मच रही खलबली और वैमनस्यता का कारण भी है। ऐसी वैमनस्यता जिसके बावजूद सिर्फ सहयोग ही एकमात्र तरीका है सब देशों को अपने अस्तित्व की रक्षा करने का, वरना बड़े से बड़ा दैत्याकार देश सोवियत संघ के जैसे ताश के पत्तों की तरफ बिखर सकता है। अगर आप 3 दशकों बाद भी यही सोच रहे हैं कि सोवियत संघ की विफलता का कारण साम्यवाद या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, तो आप पुराने ज़माने में जी रहे हैं। नई व्याख्या ये है कि सोवियत संघ हारा क्योंकि तकनीक के मामले में उसने अमेरिका की चोरी की गई सेमीकंडक्टर चिप्स को कॉपी करने की नीति अपनाई, ना कि अपनी खुद की रिसर्च और डेवलपमेंट की। दरअसल इस नीति में ही एक बड़ी खामी निहित थी, वो ये कि यूएसएसआर के सेमीकंडक्टर अमेरिका से अब हमेशा के लिए पीछे रहने वाले थे। जब तक सोवियत संघ एक चोरी की चिप बनाता, तब तक अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर चुका होता। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस क्षेत्र में गहरी प्रतिस्पर्धा के बाद भी एक दूसरे पर इतनी निर्भरता है कि कुछ गिने चुने छोटे बड़े देशों की गर्दन एक दूसरे के हाथों में है और पूरी दुनिया की गर्दन इन चुनिंदा देशों के हाथ में। आपको क्या लगता है, अमेरिका और चीन के बीच ताइवान और साउथ चाइना सी में स्थित देशों को लेकर जो नया शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय औहदे की लड़ाई है, या ताइवान और ये बाकी देश सच में इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई इन दोनों दैत्याकार देशों और बाकी दुनिया के लिए अस्तित्व का संकट बन सकते हैं? सवाल है कैसे। जिस किताब का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, उसमें आड़े तिरछे रास्ते से इन सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। जानेंगे ये सब कुछ, और अगर आप अपने आसपास की दुनिया को जिज्ञासा की नज़र से देखते हैं तो आपको सचमुच बहुत आनंद आने वाला है। मैं हूं सौरभ, और आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चिप वॉर। इसे लिखा है क्रिस मिलर ने। क्रिस मिलर एक प्रसिद्ध इतिहासकार और भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रौद्योगिकी और सैन्य रणनीति के अंतर्संबंधों पर गहरी पकड़ रखते हैं। वे टफ्ट यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और रूसी, चीनी और अमेरिकी रणनीति नीतियों पर भी विशेष शोध कर चुके हैं। उनकी किताब चिप वॉर दुनिया भर में लोकप्रिय रही। उन्होंने दिखाया कि कैसे सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक वैश्विक सत्ता संघर्ष के केंद्र बन चुके हैं और अमेरिका, चीन, ताइवान जैसे राष्ट्र किस तरह इस तकनीकी जंग में उलझे हुए हैं। चिप वॉर को फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिस्ट जैसी संस्थाओं ने साल की सर्वश्रेष्ठ किताबों में गिना है। आज अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं तो हमें उसे सिर्फ एक मशीन या एल्गोरिदम के तौर पर नहीं, बल्कि एक सीखने वाले सिस्टम की तरह देखना होगा। युval नोह हरारी अपनी किताब नेक्सस में लिखते हैं कि एआई का भी एक बचपन होता है जहाँ वे इंसानों की तरह अपने अनुभवों यानी बिग डेटा से सीखता है। इंसान जिस तरह भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार अपने बचपन के अनुभव से सीखता है, उसी तरह एआई भी बिग डेटा के ज़रिए ट्रेन होता है। वो डेटा जो सामान्यतः पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, वह उसे दिखाए गए लाखों चित्रों से चेहरों को पहचानना सिखाता है, करोड़ों वाक्यों से भाषा के पैटर्न समझाता है
और ढेर सारे गेम्स या गतिविधियों से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। लेकिन इस पूरी बचपन की ट्रेनिंग को संभव बनाने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और यही वो बिंदु है जहां सेमीकंडक्टर चिप्स इस प्रक्रिया के केंद्र में आते हैं। कोई भी एआई मॉडल, चाहे वो चैटबॉट हो या फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हो या सेल्फ ड्राइविंग कार का सिस्टम, उसे ट्रेन करने के लिए ट्रिलियंस स्तर के कैलकुलेशंस करने होते हैं। इस गणना को जितनी तेज़ी और दक्षता से किया जा सके, उतना बेहतर और सक्षम एआई मॉडल तैयार होता है। और ये दक्षता तभी आती है जब हमारे पास उन्नत सेमीकंडक्टर्स हों, ख़ासतौर पर जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, और अब नए ज़माने के एआई स्पेसिफिक चिप्स। अगर आप पिछले 7 दशकों के सबसे उन्नत एआई सिस्टम्स पर नज़र डालें तो एक बात साफ दिखती है, इन्हें जितने बड़े बिग डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, ये उतने ही बेहतर होते हैं। और कुछ सालों में ये डेटा दुगनी रफ्तार से बढ़ा है, खासकर पिछले 10-15 सालों में, जब इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में इतनी ज़्यादा तेज़ी से कंटेंट पैदा किया है कि एआई को ट्रेन करने के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला डेटा हमें मिल गया है। हम इस चलन को स्केलिंग लॉ कहते हैं। यही वजह है कि आज के एआई मॉडल जैसे कि चैट जीटीपी इंटरनेट पर मौजूदा लगभग हर उपलब्ध डेटा सेट पर ट्रेन किए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम इस रास्ते की अभी शुरुआत में हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरी चीज़ ये है कि ये सब डेटा सिर्फ तभी मायने रखता है जब उसे तेज़ ताकतवर कंप्यूटरों पर प्रोसेस किया जा सके, और सेमीकंडक्टर्स यही काम करते हैं। जितना बेहतर चिप होगा, उतनी ज़्यादा बेहतर तेज गणना होगी, और उतनी ही तेज़ी से एआई सीखेगा भी। मतलब ये कि जिस तरह मानव मस्तिष्क की क्षमता उसके न्यूरॉन्स और नेटवर्क पर निर्भर करती है, उसी तरह एआई की शक्ति और सीमा हमारे बनाए गए सेमीकंडक्टर्स की क्षमताओं से सीधा संबंध रखती है। इसी वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां पहले से कहीं ज़्यादा फोकस कर रही हैं उन खास चिप्स पर जो अत्याधुनिक एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी हैं। और ये दौड़ अब सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, सरकारें भी इस दिशा में खुलकर उतर चुकी हैं। आज कंप्यूटिंग पावर को सिर्फ तकनीकी संसाधन नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र की शक्ति का पैमाना माने जाने लगा है। मसलन चीन ने अगले कुछ वर्षों में अपनी राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता को 50% तक आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत, यूके और अन्य कई देश भी इसी दिशा में नीति बना रहे हैं। वजह साफ है, अब ये एक साझा समझ बन चुकी है कि जितना बेहतर एआई चाहिए, उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटिंग ताकत चाहिए, और उस ताकत की कुंजी है उन्नत सेमीकंडक्टर्स चिप्स। इसलिए इन चिप्स तक पहुंच बनाना अब सिर्फ तकनीकी विकास का सवाल नहीं रह गया, बल्कि यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक प्रभुत्व और भविष्य की संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक बड़ा वैश्विक सवाल बन गया है। अगर आप आज की दुनिया में कंप्यूटिंग पावर का बंटवारा देखें तो एक बात साफ हो जाती है, दो देश बाकी सब देशों से बहुत आगे निकल चुके हैं। नतीजे बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं हैं। सबसे ऊपर है अमेरिका, और उसके बाद चीन। अमेरिका अकेले पूरी दुनिया की तुलना में बहुत आगे है, जबकि चीन भी बाकी हर देश से काफ़ी आगे निकल चुका है। अब जब यही दो देश सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग शक्तियाँ रखते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एआई की रेस में भी यही दोनों खिलाड़ी इस खेल के नियम तय कर रहे हैं। इन दोनों के पास जो ताकत है, वो बड़े और उन्नत एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज दोनों देशों के बीच एक सीधी होड़ चल रही है, कौन पहले ज़्यादा ताकतवर चिप्स तक पहुंच बना पाता है, और कौन एआई के ज़रिए आने वाले दौर की दिशा तय कर सकता है। साफ कर दें कि एआई सिर्फ आपके फ़ोन में कैद गुलाम नहीं है, वो बंदूक, गोली, तोप, जहाज, बॉम्ब, ड्रोन, खुफिया एजेंसी, हर किसी का अंग है। यहाँ एक और ध्यान का विषय है, विशालकाय डेटा सेंटर्स। विशाल दैत्याकार डेटा सेंटर जिनमें लाखों चिप्स और सर्वर्स होते हैं। जब एआई सिस्टम को ट्रेन किया जाता है तो इन्हीं में भारी मात्रा में डेटा को फ्लो किया जाता है। ऐसे डेटा सेंटर्स अब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना को फिर से गढ़ रहे हैं। आज ये डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया में निवेश की दिशा बदल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारें अरबों डॉलर्स इन पर लगा रही हैं, क्योंकि अब ये समझ बन चुकी है कि जिनके पास सबसे उन्नत डेटा सेंटर्स होंगे, वही भविष्य की डिजिटल और आर्थिक ताकत तय करेंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका और चीन के साथ साथ दूसरे देश भी इस रेस का हिस्सा बन चुके हैं।
मलेशिया जैसे देश साउथ ईस्ट एशिया में डेटा सेंटर्स के नए हब बन रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश खुद को एआई और कंप्यूटिंग के ग्लोबल सेंटर्स के रूप में पेश करना चाहते हैं। कई विकासशील देश भी इन डेटा सेंटर्स को महज तकनीकी ढांचा नहीं बल्कि आधुनिक शक्ति के प्रतीक की तरह देखने लगे हैं। और यही सब बड़े बदलाव टेक कंपनियों के काम करने के तरीकों को भी बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि एक और चीज़ है जो इन विशालकाय और भारी भरकम डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए चाहिए, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। इतनी ऊर्जा जितनी अब तक किसी डेटा सेंटर ने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। शायद इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अब दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा निवेशक भी बन रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फ़ाबेट और अमेज़ॉन जैसी कंपनियां अब दसियों अरब डॉलर ऊर्जा खरीदने और खुद बिजली परियोजना बनाने में लगी हुई हैं। और अगर बात एआई की आती है, तभी ऊर्जा की मांग कहीं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कई एआई से जुड़े उद्योगपति व्यक्तिगत रूप से फ्यूज़न रिएक्टर प्रोजेक्ट में भी निवेश कर रहे हैं। अमेज़ॉन ने खुद एक डेटा सेंटर खरीदा जो सीधे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में स्थित है। ये दिखाता है कि बिजली की सप्लाई इन आधुनिक डेटा सेंटर्स के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से एआई डेटा सेंटर बनाने की सबसे बड़ी चुनौती ज़मीन खरीदना या इमारत खड़ी करना या फिर बिजली जुटाना नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन है वो चिप्स जुटाना जो इस सेंटर्स के अंदर लगे होते हैं, क्योंकि हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के केंद्र में होते हैं बहुत से अलग अलग प्रकार के अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स, जो ना सिर्फ एआई को ट्रेन करने में मदद करते हैं बल्कि उन्हें चलाने में सक्षम भी करते हैं। और आज इन सभी चिप्स तक पहुंच बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। और जब हम कहते हैं कि पहुंच बनाना मुश्किल हो गया है, तब बात किसी आम आदमी की नहीं होती बल्कि बात होती है इस क्षेत्र के सबसे बड़े दिग्गजों की, जैसे ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जैसे लोग भी कुछ महीने पहले ट्विटर पर माफ़ी मांगते नजर आए, क्योंकि उन्हें जीपीटी सेवाओं की स्पीड कम करनी पड़ी, क्योंकि ओपन एआई को वो सभी उन्नत जीपीयू चिप्स नहीं मिल पा रहे थे जो उन्हें चाहिए थे। जीपीयू और चिप्स आज की एआई दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी बन चुके हैं, और ऐसी करेंसी जिस तक पहुंच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो आपको उन चिप्स तक जाना होगा जिन पर ये ट्रेन होते हैं। पता लगता है कि ये चिप्स बनाने वाली सप्लाई चेन बहुत विशिष्ट और केंद्रीकृत है। इसके कारण कुछ कंपनियों के पास मोनोपोली जैसा प्रभुत्व है और वे ज़बरदस्त मुनाफा भी कमा रही हैं। लेकिन इस एकाधिकार के साथ एक बड़ा जोखिम भी पैदा होता है, क्योंकि इनमें से कई महत्वपूर्ण चिप्स एक ही कंपनी बनाती है, और आज के भू राजनीतिक तनावों वाले दौर में ये एक बहुत गंभीर खतरा भी है। अगर हम बात करें तो इस समय डेटा सेंटर्स में हुआ निवेश जिसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है वह है जीपीयू का शीर्ष निर्माता एनवीडिया। ये वही कंपनी है जो कुछ समय पहले वीडियो गेम्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए चिप्स बनाती थी, लेकिन 15 साल पहले एनवीडिया ने ये समझा कि जिन चिप से ये सुंदर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं वे वही जटिल गणनाएं भी कर सकते हैं जो कि एआई सिस्टम्स के पीछे होती हैं। तभी से इसके सीईओ जेनसेंग हुआंग और इसकी टीम इस विचार पर दाव लगा रही है कि जीपीयू का असली इस्तेमाल एआई के क्षेत्र में ही होना चाहिए। आज एनवीडिया $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मूल्य की कंपनी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक, और इसकी चिप्स के बिना एआई की दुनिया संभवतः चल ही नहीं सकती। अनुमान है कि आज 90% उन्नत एआई सिस्टम, जिसमें कि गूगल को छोड़कर बाकी सभी आते हैं, एनवीडिया की चिप्स पर ही ट्रेन होते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव के केंद्र में है एक ज़बरदस्त बाज़ार नियंत्रण। इसी वजह से आप बाकी टेक कंपनियां भी चिंतित हैं कि कहीं उनका एआई भविष्य सिर्फ एक कंपनी और एक ही चिप पर निर्भर ना हो जाए। यही वजह है कि अब कई और कंपनियां खुद की जीपीयू चिप्स डिज़ाइन कर रही हैं। केवल एएमडी या इंटेल जैसे चिप्स निर्माता ही नहीं बल्कि अमेज़ॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां भी अपने एआई एक्सीलेटर्स को डिज़ाइन कर रही हैं ताकि एनवीडिया पर उनकी निर्भरता कम हो सके, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका सबसे अहम टेक्नोलॉजी एक ही सप्लायर के हाथ में रहे, जिससे कि उनका पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाए। एलोन मस्क भी इस बहस का हिस्सा हैं। एलोन मस्क ने भी खुद इन चिप्स की दुर्लभता के बारे में खुलकर जिक्र किया है। उन्होंने 4 साल पहले 1 लाख से ज़्यादा जीपीयू खरीदने की कोशिश की ताकि टेनेसी में एक नया विशाल सेंटर
बन सके, जहां वे अपना नया एआई सिस्टम ट्रेन करना चाहते थे जो ओपन एआई से टक्कर ले सके। समझने वाली बात यह है कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी जीपीयू के लिए संघर्ष कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन कितनी केंद्रीकृत और जटिल होगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सिर्फ एक कंपनी के पास इन बेहद अहम सेमीकंडक्टर्स बनाने की लगभग मोनोपोली है, और क्यों कोई और इतनी अच्छी चिप्स नहीं बना पा रहा। इसका जवाब है कि जब आप इन सेमीकंडक्टर्स को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे जटिल प्रोजेक्ट्स में एक है। दरअसल इससे जटिल दुनिया की कोई भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वह आपके फ़ोन में लगी चिप हो या कंप्यूटर की या डेटा सेंटर्स की चिप्स, जिनका निर्माण नैनोमीटर स्तर पर होता है, यानी कि मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इनमें अरबों लगभग अदृश्य से ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्विच जो बाइनरी यानी कि 0 और 1 यानी कि ऑन और ऑफ के रूप में संवाद करते हैं, जो इस संवाद के ज़रिए सर्किट को चालू और बंद करते हैं, और यही उन्हें बाकी सारे प्रोडक्ट्स से कहीं ज़्यादा जटिल बनाता है। एक प्रोडक्ट के तौर पर ये जितनी जटिल है, उससे भी ज़्यादा जटिल है इसे बनाने वाली सप्लाई चेन। ये कुछ लोगों के लिए अचंभित करने जैसा हो सकता है कि एनवीडिया खुद कभी कोई चिप्स नहीं बनाती, वो सिर्फ इन्हें डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों पर निर्भर है। और शायद ये बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि इतना जटिल प्रोडक्ट कोई एक कंपनी अकेले नहीं बना सकती। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनवीडिया जैसी कंपनियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। अगर आपको समझना है कि एआई सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो आपको इसकी पूरी सप्लाई चेन को समझना होगा, ख़ास तौर पर उनके चोक पॉइंट्स, यानी कि वे ज़रूरी हिस्से जिन पर सब कुछ टिका है और उनमें एक छोटी सी बाधा पड़ने पर शायद सारी वॉल स्ट्रीट धराशायी हो जाए। दरअसल ये चिप्स बनाने की सप्लाई चेन दुनिया भर में फैली हुई है। एक सामान्य सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन अमेरिका में बने सॉफ्टवेयर से होता है, जिसमें यूरोप और अमेरिका की बौद्धिक संपदा इस्तेमाल होती है। निर्माण के लिए जापान से केमिकल्स और मटेरियल आते हैं। मशीनें अमेरिका और नीदरलैंड से आती हैं। उत्पादन ताइवान में होता है और फिर असेंबली के लिए चीन या मलेशिया या कोरिया भेजा जाता है। दुनिया में शायद ही कोई चिप पूरी तरह से एक देश में बनती हो। लगभग हर चिप वैश्विक व्यापार, तकनीकी साझेदारी और अलग अलग देशों के मटेरियल या सॉफ्टवेयर पर निर्भर होती है। सवाल है कि आखिर हम इतनी जटिल वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर क्यों हैं? वजह वही है, इसकी जटिलता। एक चिप बनाने के लिए जितनी शुद्धता चाहिए, जैसे लगभग 100%, वह बहुत कंपनियां ही हासिल कर पाती हैं। और दूसरी बात कि आपको दर्जनों मटेरियल्स यानी कई तरह की मशीनें और कई तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोई कंपनी या देश आज सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर नहीं है, और इसका अर्थ है कि इंडस्ट्री बाकी किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा सीमा पार व्यापार और तकनीकी साझेदारी पर निर्भर है। इसी वजह से ये इंडस्ट्री चीन और अमेरिका के बीच चल रहे भू राजनीतिक तनावों की सबसे सीधी मार झेल रही है। दरअसल कोई भी देश पूरी चेन को अकेले पूरा नहीं करता। अमेरिका सब कुछ नहीं कर सकता, ताइवान, कोरिया, जापान भी इसे अकेले नहीं कर सकते। हर देश किसी एक हिस्से में विशेषज्ञ है, और शायद ये चौंकाने वाली बात हो, लेकिन दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग ताकत कहलाने वाला चीन इस चीन में बेहद छोटा रोल निभाता है। असल में चीन ने पिछले 10 सालों में जितना पैसा चिप्स खरीदने पर खर्च किया है, वो तेल खरीदने के बजट के बराबर है। चीन चिप्स पर उतना ही पैसा खर्च करता है जितना वो तेल पर खर्च करता है। दरअसल चीन में इन चिप्स का सबसे बड़ा बाज़ार है। पूरे विश्व व्यापार में कोई भी वस्तु इतनी बड़ी मात्रा में इधर उधर नहीं जाती जितनी बड़ी मात्रा में ये चिप्स चीन में जाती हैं। ये चिप्स दक्षिण कोरिया से, जापान से, दक्षिण पूर्व एशिया से और अमेरिका से, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ताइवान से आते हैं। इन चिप्स का इस्तेमाल चीन में डिवाइस असेंबल करने में होता है, जिन्हें बाद में अन्य प्रोडक्ट्स में डालकर पूरी दुनिया में बेचा जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर पीसी, या फिर इनका उपयोग चीन के आंतरिक उपभोग के लिए भी होता है। दुनिया के लिए चीन एक मैन्युफैक्चरिंग जियांट है, लेकिन अगर चीन की नेतृत्व करने वाली शक्तियों की नज़र से देखा जाए तो ये एक असाधारण और चौंकाने वाली कमज़ोरी नज़र आती है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता देश अपने लिए ज़रूरी चिप्स खुद नहीं बना सकता।
जबकि हर साल उसके उत्पादों में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि चीन में एक प्रवृत्ति बन गई है कि वह हर साल कोरिया और ताइवान से और ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स आयात करता है। आज अगर चीन को ये चिप्स ना मिलें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली ठप पड़ जाएगी। चीन उन देशों से ज़्यादातर चिप्स आयात करता है जिन देशों पर वो निर्भर है, और निश्चित तौर पर चीन को ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात यह कि चीन को ये यथास्थिति आर्थिक कारणों से पसंद नहीं है, क्योंकि चिप्स का कारोबार बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि चीनी नेताओं ने देखा है कि जापान, कोरिया और ताइवान जैसे देश इस उद्योग में विशेषज्ञता के कारण समृद्ध हुए हैं। लेकिन चीन को यह स्थिति राजनीतिक कारणों से भी पसंद नहीं है, क्योंकि चीन के नेता समझते हैं कि वह ज़रूरी सेमीकंडक्टर्स उन देशों से आयात कर रहे हैं जो या तो उनके प्रतियोगी हैं या फिर संभावित दुश्मन। अगर आप बीजिंग में बैठकर सबसे खराब संभावित स्थिति की कल्पना करें तो एक ही बड़ा डर हमेशा रहेगा कि तब क्या होगा जब चीन में चिप्स की आपूर्ति बंद हो जाए। उस स्थिति में उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली ठप पड़ जाएगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में चीन में सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश क्यों की है। 2014 में चीनी राष्ट्रपति ने चिप्स को कोर टेक्नोलॉजी घोषित किया, और तभी से चीन की लगभग सभी औद्योगिक नीतियां जैसे कि मेड इन चाइना 2025 सेमीकंडक्टर्स को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र के रूप में देखती हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें चीन विदेश से कम खरीदे और खुद ज़्यादा बनाए। ऐसा इसलिए नहीं कि यह क्षेत्र तकनीकी रूप से उन्नत और अधिक मुनाफेदार है, बल्कि इसलिए भी कि आत्मनिर्भरता चीन को राजनीतिक लाभ देगी। वो अपने पड़ोसियों ताइवान, कोरिया और अमेरिका पर कम निर्भर रहेगा। और यही एक बड़ा सवाल है जो केवल टेक इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लटका हुआ है कि चीन की ये आत्मनिर्भरता की कोशिश कितनी सफल रहेगी। अगर चीन सफल हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके गहरे असर पड़ेंगे। वैश्विक व्यापार की सबसे बड़ी कमोडिटी शायद कम हो जाएगी, और इसलिए जो कोई भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वरूप में रुचि रखता है उसे इस मुद्दे पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसी और वस्तु का इतना बड़ा व्यापार नहीं होता जितना कि चिप्स का। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया कि आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, न अमेरिका, न ताइवान, न जापान, न कोरिया। इसलिए पूर्ण आत्मनिर्भरता एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अगर आपको सारे मटेरियल, सारे सॉफ्टवेयर, सारे डिज़ाइन और सारे मशीन्स टूल खुद बनाने हैं तो इसके लिए विशाल R&D, भारी पूंजी निवेश और बहुत ही जटिल तकनीकों में महारत चाहिए। और इनमें से भी सबसे बड़ी चुनौती है इस सप्लाई चेन से जुड़ी मशीनें। कुछ मशीनें जैसे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन जो केवल एक ही कंपनी बनाती है, नीदरलैंड की ASML। इस तरह की मशीनों के निर्माण में पूरी दुनिया में केवल ASML की 100% हिस्सेदारी है। इस कंपनी ने ऐसे टूल्स बनाना सीखने के लिए लगभग 30 साल लगा दिए, और आज इन्हीं टूल्स की मदद से बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से कुशल तरीके से उन्नत चिप्स का निर्माण होता है। ये टूल अब तक के सबसे जटिल मशीन टूल्स हैं। ASML द्वारा बनाए गए सबसे उन्नत टूल्स की कीमत $300 मिलियन से भी अधिक है। इन मशीनों में कुछ जटिलतम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अब तक बनाए गए सबसे प्रिसाइज फ्लैट मिरर्स, सबसे शक्तिशाली लेज़र जो किसी भी कॉमर्शियल डिवाइस में इस्तेमाल हुआ है, और मशीन के अंदर लगातार होने वाला एक विस्फोट जिसमें टिन की एक छोटी सी बॉल लेज़र से टकराकर प्लाज्मा में बदल जाती है, और उस समय का तापमान सूरज की सतह से 40 गुना ज़्यादा होता है। अगर हम कोई मशीन बनाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम वो ये मशीन नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा जटिल तकनीक शायद कुछ और ही हो। और ये मशीन भले से ASML के पास हो, लेकिन वो भी इसे खुद पूरी तरह से नहीं बनाता। ASML इसे असेंबल करती है, और वो खुद भी एक बेहद जटिल सप्लाई चेन पर निर्भर है जो लगभग हमारे समझ के बाहर है। इन मशीनों में इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं कि ASML को भी नहीं पता कि वो उनकी संख्या खुद कितनी हो सकती है। ये पहले से तैयार किए गए पुर्जों पर निर्भर होते हैं जो यूरोप, अमेरिका और जापान से आते हैं, और इन्हें दोहराना बेहद मुश्किल है। और चीन भी लगभग इसी नामुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की पहल पर 2018 से इन मशीनों को चीन ट्रांसफ़र करना गैर कानूनी है, और फिर भी 7 साल बीत जाने के बाद ASML अभी भी इस क्षेत्र में
एकाधिकार रखने वाली कंपनी है। न जापान, न अमेरिका और न ही चीन कोई भी ASML जैसा टूल बनाने में सफल नहीं हो पाया। और उन्नत चिप्स बनाने के लिए ये एकमात्र मशीन नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत होगी। ये कई ज़रूरी मशीनों में से सिर्फ एक है। कुछ और मशीनें होती हैं जो कुछ केवल एटम्स जितनी पतली परतें बिछा सकती हैं। कुछ मशीनें सिलिकॉन पर छोटे छोटे नैनो स्केल के लाइंस उकेरती हैं। कुछ मशीनें चिप बनाने के बाद उसे जांचती हैं और निर्माण में हुए नैनोमीटर स्तर की गलतियों को पकड़ती हैं। इन सभी की ज़रूरत होती है जब आप कटिंग एज यानी कि सबसे आधुनिक चिप्स बनाने की तैयारी करते हैं। जब आप इस तरह के उपकरणों में गहराई से झांकते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है क्यों कोई भी देश पूरी तरह से सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। आज तक कोई देश ऐसा नहीं हुआ जो इस सारे उपकरण, सारे मटेरियल और सारा सॉफ्टवेयर खुद बना सकें, जो कि उन्नत चिप्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेहद महंगा, बेहद जटिल और दिमाग हिला देने वाला काम है। और चीन की आत्मनिर्भरता की कोशिश इसी कठिनाई से जूझ रही है। जब अमेरिकी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को देखती है और चिप्स को देखती है जिसकी वजह से AI में इतनी प्रगति हुई है, तो वह चाहती है कि ये तकनीकें पहले उनके दोस्त देशों को मिले, विरोधियों को नहीं। यही वजह है कि 2018 से चीन को इन मशीनों का निर्यात गैर कानूनी कर दिया गया और 2022 से अमेरिका ने एनवीडिया पर पाबंदियां लगा दी कि वो चीन को चिप्स न बेचे, जबकि चीन पहले उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। अमेरिकी सरकार की रणनीति बहुत साफ है। वे वही दाव है जो गूगल, ओपन AI के सैम ऑल्टमैन और मीटा के मार्क जुकरबर्ग लगा रहे हैं। अगर आप बेहतर AI टूल चाहते हैं तो आपको बड़े AI सिस्टम्स चाहिए, और अगर आप बड़े AI सिस्टम्स चाहिए तो बेहतर GPU चाहिए, और अगर बेहतर GPU चाहिए तो आपको ASML जैसे टूल्स चाहिए जो इन्हें बनाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में नया भू राजनीतिक आयाम जोड़ दिया है। अगर ये दाव सही साबित होता है कि बेहतर चिप्स बेहतर AI के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह के टूल्स दरअसल चोक पॉइंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन पर पूरी सप्लाई चेन निर्भर है। और इन चोक पॉइंट्स ने ही चीन को हरकत मिला दिया है। चीन अब अपने घरेलू संसाधनों को बढ़ा रहा है। बाहर से आयात हो रहे हिस्सों की जगह चीनी पुर्जों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में, चीन और अमेरिका दोनों की रणनीति एक ही सोच पर टिकी हुई है कि AI बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, कि इस तरह के टूल्स निर्णायक होंगे और कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भविष्य इस बात से तय होगा कि चीन सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर हो सकता है या नहीं। चीन हर साल दर्जनों अरब डॉलर इस प्रयास में लगा रहा है। अमेरिका भी ठीक यही मानता है और इसलिए वो चीन को इन टूल्स को और चिप्स को देने से रोकना चाहता है। बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों AI को अहम मानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ChatGPT जैसी तकनीक लोकप्रिय हो गई हैं या कौन अगली $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि AI एक राष्ट्र को बड़ी शक्ति बनने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। वास्तव में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों सरकारें महसूस कर रही हैं कि अब एक तरह की आर्म्स रेस चल रही है, जो पारंपरिक मानकों जैसे जहाज और मिसाइलों की संख्या से तो मापी ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो AI से भी संचालित हो रही है। ये भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, ये आज की सच्चाई है। आज जो अगली पीढ़ी के लिए सैन्य सिस्टम बन रहे हैं वो इस आधार पर तय हो रहे हैं कि AI और ऑटोनोमस कार्यवाही सेनाओं के युद्ध लड़ने और खुफिया एजेंसी के काम करने का केंद्र बनेगी। हमने ये देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जहां दोनों पक्षों ने अपने ड्रोन प्रोग्राम्स में काफ़ी निवेश किया है, कुछ ड्रोन बहुत साधारण हैं, लेकिन कुछ ड्रोन अब AI संचालित हैं और अब खुद निर्णय लेने वाले होते जा रहे हैं। और जो भी सेना इस युद्ध को देख रही है उसका निष्कर्ष यही है कि भविष्य के युद्धों में, खासकर तकनीकी रूप से सक्षम देशों के बीच, ऑटोनोमस सिस्टम पर निर्भरता और ज़्यादा बढ़ेगी। एक ऑटोनोमस सिस्टम दरअसल AI समर्थित सिस्टम होता है। जैसे आपकी कार को सेल्फ ड्राइव बनाना है तो उसे ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रोन खुद उड़े तो उसमें भी उतनी ही कंप्यूटेशनल शक्ति चाहिए। मतलब ड्रोन और कंप्यूटिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बात केवल ड्रोन तक सीमित नहीं है, खुफिया इंटेलिजेंस के लिए भी यही सच है।
पिछले एक दशक से अमेरिकी सेना एआई का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके जासूसी सैटेलाइट्स द्वारा इकट्ठी की गई सूचनाओं को समझा जा सके। आज सैटेलाइट इतना डेटा जमा कर रहे हैं कि इंसान उन्हें छान नहीं सकता। इसलिए कंप्यूटर विज़न एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है जो पहचान सके कि क्या ट्रक है और कौन सा टैंक है। लगभग हर देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत घट रही है और डेटा बढ़ रहा है, एआई पर निर्भरता अब केवल बड़ी सेनाओं की नहीं रही बल्कि मध्यम स्तर की सेनाएं भी अब इस पर निर्भर हैं। इसका मतलब एआई अब राष्ट्रीय शक्ति बन चुका है। ये तय करेगा कि सेनाएं कैसे लड़ेंगी और खुफिया एजेंसियां कैसे काम करेंगी। इसलिए जब बीजिंग और वॉशिंगटन एआई की बात करते हैं तो उनका ध्यान चैट जीटीपी पर नहीं होता बल्कि उस सिस्टम पर होता है जो पूरी शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। वे मानते हैं कि जिस देश के पास सबसे बेहतरीन एआई इकोसिस्टम होगा, सबसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ, सबसे आधुनिक डेटा सेंटर और सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर्स होंगे, वही देश आगे बढ़ेगा। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए केवल एक देश ऐसा नहीं कर रहा, लगभग हर देश की रणनीति अब यही है। यही वजह है कि अमेरिका ने जीपीयू को, जो कि एआई सिस्टम की रीढ़ है, अपनी रणनीति का केंद्र बना लिया है ताकि वो चीन के मुकाबले अपनी रणनीतिक बढ़त को बनाए रखे। यही कारण है कि एनवीडिया के सबसे उन्नत चिप्स अमेरिका की कंपनी खरीद रही है जबकि चीनी कंपनियां बहुत पीछे हैं। और ये ठीक वही है जो अमेरिका की नीति चाहती है। वो चाहती है कि चीन को कंप्यूटिंग पावर तक पहुंचने में दिक्कत हो, कि चीन का एआई इकोसिस्टम अधूरा महसूस करे और पश्चिम की तकनीक का लाभ मुख्यतः पश्चिमी कंपनियों को मिले। फिलहाल ऐसा लगता है कि पश्चिमी कंपनियां और सप्लाई चेन जो सिलिकॉन वैली से लेकर कोरिया, ताइवान, नीदरलैंड और जापान तक फैली हैं, आगे चल रही हैं। चाहे आप कंपनियों की वैल्यूएशन देखें या फिर उनके द्वारा ट्रेन किए गए एआई के सिस्टम का आकार, पश्चिम अभी सबसे आगे है। ये ज़रूरी नहीं कि यही एकमात्र मानदंड हो, लेकिन ये एक अहम संकेत है जिस पर ओपन एआई, फेसबुक और कई अन्य निवेश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि ये प्रतिस्पर्धा किस दिशा में जा रही है। दूसरे शब्दों में, अगर आप आज के एआई परिदृश्य को समझना चाहते हैं तो आपको इस भू राजनीतिक संघर्ष को केंद्र में रखना होगा। आप चाहें तो इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस सप्लाई चेन पर एआई निर्भर है उसे यही संघर्ष फिर से आकार दे रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, दुनिया की दो सबसे अहम सरकारें अमेरिका और चीन एक जैसी जानकारियां देखकर एक जैसी रणनीतियां अपना रही हैं कि वे अपनी अपनी एआई सप्लाई चेन बनाएं और उस होड़ में बढ़त हासिल करें। एआई का भविष्य भी इन सभी सत्ता समीकरणों के कारण पूरी तरह से राजनीतिक हो जाएगा। इसमें कोई न्यूट्रलिटी नहीं रह सकेगी, क्योंकि जो चिप्स एआई को चलाते हैं वे किसी न किसी देश में बनते हैं, किसी के सॉफ्टवेयर पर और किसी के टूल से बनते हैं। कंपनियां चाहेंगी कि वो सबको समान रूप से बेचें, सभी देशों में व्यवसाय करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारें उन्हें एक पक्ष चुनने पर मजबूर करेंगी। चीन कंपनियों को मजबूर करेगा पक्ष चुनने पर, अमेरिका भी वही करेगा और ये सिलसिला केवल चिप्स तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम का मौजूदा सेमीकंडक्टर नेटवर्क अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। चीन चिप्स का बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन ज़्यादातर चिप्स जो वो बनाता है वो बहुत ही कम गुणवत्ता वाले होते हैं। चीनी कंपनियां जैसे एसएमआईसी और हुआवे अब वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें भारी चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि चीन आज भी एनवीडिया के लो एंड चिप्स आयात करने पर मजबूर है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका आयातित चिप्स से कमज़ोर बनाया जाता है ताकि वो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिकने वाले चिप्स से कमज़ोर रहें। जाहिर है कि राष्ट्र तब ऐसे कमज़ोर चिप्स को खरीदते हैं जब आप खुद उच्च गुणवत्ता वाले चिप्स नहीं बना सकते, और यही स्थिति आज चीन की है। और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक स्केलिंग लॉस चलते रहेंगे, यानी जब तक हर साल एआई को और अधिक डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता रहेगा, और जब तक मूर का नियम जो कहता है कि चिप्स हर 2 साल में दोगुनी ताकतवर होती जाएंगी, वैसे ही गति से जारी रहेगा। तब तक सेमीकंडक्टर्स को समझना, एआई को समझने के लिए, मुनाफे को समझने के लिए, तकनीक के विकास को समझने के लिए और एआई के राजनीतिकरण को समझने के लिए अहम बना रहेगा। ये वही चीज़ है जिस पर वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नज़र टिकी हुई है।